मित्रों, प्लासी का युद्ध वर्णन करने से पहले हम भारत के प्रांत बंगाल के बारे में वर्णन करते हैं। बंगाल, भारत का जो प्रांत बंगाल था वह अत्यंत समृद्ध था। बंगाल इतना समृद्ध था कि उस समय लंदन भी उसके आगे फीका पड़ रहा था। बंगाल की समृद्धि और धनाढ्यता को देख करके अंग्रेज परेशान हो चुके थे। अंग्रेज चाहते थे कि वह बंगाल में जो व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य न करके कहीं वह बंगाल में शासक बन जाए तो शायद वो बेहतर हो, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्हें व्यापार के साथ साथ यहाँ पर चुंगियाँ देनी पड़ती थी और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अधिकारियों को घूस भी देना पड़ता था। इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि वो जो है कहीं न कहीं भारत में शासन करना चाहते थे और उन्होंने जो है पुर्तगालियों को देख रखा था कि किस तरह से पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा उस समय दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से जो भी माल आता था उसके लिए बहुत ही समृद्ध प्रांत हुआ करता था और गोवा जो है पुर्तगालियों के लिए वरदान साबित हुआ था। और अंग्रेज इस दृष्टि से बंगाल में भी कहीं न कहीं छुपे मन से शासन करना चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि उस समय बंगाल की क्या हालत थी। मित्रों, बंगाल का नवाब था सरफराज खां। यह शुजाउद्दीन का पुत्र था और शुजाउद्दीन का जो पुत्र था सरफराज खां की मृत्यु के बाद 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना तथा अलवर्दी खां उसका नायब बना, जो बिहार का नायब सूबेदार था। अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया। इसने सरफराज खां के ऊपर आक्रमण करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके अलवर्दी खां और सरफराज खां के बीच 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज खां मारा गया और अलवर्दी खां बंगाल और बिहार का संयुक्त रूप से नवाब बना। चूंकि बंगाल जो है मुगलों के अधीन था, मुगल कहीं इसके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल दें, इस कारण इसने मुगलों को 2 करोड़ रुपये डोनेट किया और इसके बदले में वह जो है बंगाल की सत्ता पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। मुगल 2 करोड़ रुपये पाकर के खुश हो गए और यह जो अलवर्दी खां जानता था कि मुगलों की जो सत्ता है इस समय अवसान के गर्त में जा रही थी। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसने अपने 16 वर्ष के शासनकाल में 2 करोड़ के बाद कोई हर्जाना जो है मुगलों को नहीं दिया और मुगल भी इतने सक्षम नहीं थे कि अलवर्दी खां से कुछ मांग सके या अलवर्दी खां के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। निश्चित रूप से अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन चुका था और बंगाल का नवाब बनते ही इसका सामना मराठों से होता है। मराठों में रघु जी ने जो है इनको बहुत तंग किया और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा प्रांत, ढाका, इस बंगाल में उस समय हुआ करते थे। तो रघु जी ने जो कि मराठा था, इसने बंगाल का एक प्रांत है उड़ीसा पर अधिकार कर लिया और 12 लाख रुपया चौथ वार्षिक प्राप्त करने लगा। इस अलवर्दी खां के अंग्रेजों से भी काफी अच्छे संबंध थे। अलवर्दी खां कहा करता था कि अंग्रेज वो मधुमक्खियों के समान हैं, जिन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी और छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेगी। और शीघ्र ही 1740 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपने मृत्यु से पहले अपने जीवन काल में ही इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अलवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था। अलवर्दी खां को केवल 3 पुत्रियां थी। एक थी जो ढाका के नवाब से ब्याही गई थी, घसीटी बेगम उनका नाम था। दूसरी पुत्री थी जो पुड़िया के नवाब से ब्याही गई थी
और जिनको एक लड़का था शौकत चंद, जो कि बीच वाली थी, और सबसे छोटी पुत्री जो जिसका पुत्र था सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया गया था। अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया था। सिराजुद्दौला एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन काल में ही गद्दी पर बैठते ही उसके 3 शत्रु सामने आए। पहला घसीटी बेगम, जो अलवर्दी खान की सबसे बड़ी पुत्री थी, वह चाहती थी कि बंगाल पर उसका शासन हो। बीच वाली लड़की के पुत्र का नाम था शौकत जंग, वह भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से असंतुष्ट था और कहीं न कहीं वह भी अपनी दावेदारी करता था। इस तरह से ये शौकत जंग जो है भाग करके अंग्रेजों की शरण ले लिया था और अलवर्दी खान ने शौकत जंग को, सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को अंग्रेजों से मांगा, मगर शौकत जंग ने मना कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराकर मार डाला और इस तरह से वो पुड़िया पर भी अधिकार कर दिया। अब घसीटी बेगम का एक दीवान था राय, नवाब का फोर्ट विलियम के ऊपर जो कलकत्ते की एक कोठी थी, हुगली नदी के किनारे बनाई गई थी, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार कर जैसे ही उनका अधिकार होता है, अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं और गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंची और कुछ अंग्रेज अधिकारी भागकर एक ज्वरग्रस्त द्वीप है, वहां जाकर के शरण ले लेते हैं और इस तरह से यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जो कलकत्ता था, कलकत्ता को सिराजुद्दौला मानिक चंद के हवाले करके वापस चलाता है, बंगाल चलाता है। लेकिन इसी बीच ये घटना होती है जिसे हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। 20 जून की रात्रि को यह घटना होती है और इस घटना के बताने वाले हैं जेड हालवेल। हालवेल साहब बताते हैं कि 20 जून की रात्रि को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो इसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाते हैं। जून की उमस व गर्मी के कारण सारे व्यक्ति मर जाते हैं। हालवेल की यह घटना झूठी लगती है क्योंकि इतनी छोटी सी कोठरी में इतने अधिक से अधिक व्यक्तियों को बंद नहीं किया जा सकता है। यह घटना इस बात से भी झूठी लगती है कि उस समय के समकालीन इतिहास गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखरीन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, इसका कोई वर्णन नहीं किया है। मित्रों, यह घटना बनावटी थी और यह घटना प्रति शोध की भावना से गढ़ी गई थी। इसके कहानीकार हालवेल महोदय ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी थी ताकि नवाब सिराजुद्दौला से के साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की जा सके। अब कलकत्ता के पतन का समाचार जैसे ही मद्रास पहुंचा, वहां से वाटसन एवं क्लाइव के नेतृत्व में कुछ सैनिक नाविकों के साथ अंग्रेज से बचे और यह कलकत्ता में आई। कलकत्ता में आते ही
घूस दिया और बिना युद्ध किए ही कलकत्ता को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से कलकत्ता अंग्रेजों के अधिकार में हो गया और कुछ ही क्षणों में कासिम बाजार पर भी इनका अधिकार हो गया। नवाब बहुत दुखी हुआ और काफी मजबूर था। उसने कलायुल से एक संधि की जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद अंग्रेजों के जो पुराने अधिकार थे उसे वापस लौटा दिए गए और साथ ही युद्ध में जो खर्चा हुआ था उस हर्जाने की पूर्ति नवाब को ही करना था और इसका निर्णय नवाब ही को करना था कि वो कितना दे सकता है, वो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में कितना दे सकता है। अब बात इतने से ही नहीं बनती है। अब अंग्रेजों के मन में जो जिज्ञासा और लालसा थी, उस जिज्ञासा और लालसा को वह निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे बात बढ़ाई। मित्रों, अब कलायु ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। मई 1757 ईस्वी में उसने एक व्यापारी है जिसका नाम है अमित चंद्र, उस व्यापारी से संपर्क किया और उस व्यापारी के माध्यम से मीर जाफर के नवाब के असंतुष्ट सैनिक जैसे प्रधान सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ, उप सेनापति दीवान राय दुर्लभ और एक बड़ा बैंकर था जिसका नाम था जगत सेठ, एक धनी व्यापारी अमित चंद के माध्यम से लॉर्ड कलाई ने इनसे संपर्क किया। लॉर्ड कलाई ने मीर जाफर को यह आदेश पहुंचाया कि वह जो है इस षड्यंत्र में अगर हिस्सा ले तो उसे बंगाल का नवाब बनाया जाए। शर्त यह थी कि वो मीर जाफर को प्लासी के मैदान तक लाए और यहीं पर षड्यंत्र होगा और मीर जाफर को मार दिया जाएगा। चूंकि अमित चंद्र को तो इसका मुख्य कार्यकर्ता घंटा अमित चंद था, अमित चंद को इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था। इस तरह से अमित चंद ने लॉर्ड कलाई को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अमित चंद ने लॉर्ड कलाई से कहा कि अगर मेरे हिसाब से नवाब की संपत्ति में अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला तो वह जो है नवाब से इसके बारे में भंडाफोड़ करेगा। इस चीज को देखते हुए लॉर्ड कलाई ने उस समय तत्काल प्रभाव से उसकी बात को मान लिया और उसकी बात थी नवाब के खजानों का आधा हिस्सा प्राप्त करना और प्लस 30 लाख रुपए नगद प्राप्त करना। लॉर्ड कलाई ने उस समय इस चीज को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने 2 पेपर बनवाए। उसने जो है संपत्ति के प्रॉपर्टी के 2 पेपर बनवाए, एक लाल कागज और दूसरा सफेद कागज। लाल कागज पर अब अंग्रेजों ने दोष लगाया नवाब के ऊपर और दोष यह लगाया कि नवाब फ्रांसीसियों से मित्रता कर रहा है और यह दोष लगा करके नवाब के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफर को एक काम करना था कि नवाब की सेना को और नवाब को प्लासी के मैदान में लाए जहां दोनों सेनाएं आमने सामने होकर के युद्ध करें। इस तरह से एक षड्यंत्र हुआ, एक साजिश हुई जिसके तहत नवाब के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के नवाब को अंग्रेजों के हाथ भेज दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 की घटना है। सवाल यह उठता है कि यह प्लासी है क्या, अर्थात यह प्लासी कहाँ है। तो प्लासी का मतलब होता है प्लास, नदिया बंगाल का एक क्षेत्र है, जिला है जिसे नदिया जिला कहते हैं। नदिया जिला में एक नदी भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी के किनारे पलास के पेड़ों का एक जंगल हुआ करता था, झुंड हुआ करता था, जहां पर प्लासी का मैदान था, इसे प्लासी का मैदान कहते हैं। उस प्लासी के झुरमुट में एक युद्ध हुआ अंग्रेजों और नवाब सिराजदौला के बीच, जिसमें नवाब के सेनापति और अधिकारियों ने नवाब को धोखा दिया और बहुत ही साधारण तरीके से युद्ध को जीत लिया।
नवाब ने अपने सेनापति को अर्थात मीर जाफर को आदेश दिया कि वह युद्ध करे, मगर सेनापति मीर जाफर जो कि प्रधान सेनापति था उसके आदेश की अवहेलना करता है और नवाब को यह परामर्श देता है कि वह सैनिकों की कुछ टुकड़ी लेकर मुर्शिदाबाद चला जाए और मैं उसे देख लूंगा। जैसे ही सिराजदौला 2000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी लेकर मुर्शिदाबाद चला जाता है और नवाब सिराजदौला को इस बात का पता चल गया था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। फिर भी वह आश्वासन लेता है और मीर जाफर से अनय विनय करने के बाद वह सिराजदौला अपनी राजधानी लौट जाता है। इधर सिराजदौला की सेनाएं खड़ी रहती हैं और मीर मदान व मोहनलाल युद्ध में निकल पड़ते हैं अपनी टुकड़ी के साथ। सासा एक गोली से मीर मदान मारा जाता है और कुछ क्षणों तक युद्ध करने के बाद मोहनलाल की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह बिना युद्ध जीते ही, बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों ने मात्र एक छोटी सी झड़प से पूरे बंगाल का स्वामी बन गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर से मंत्रणा की और युद्ध समाप्त हो गया। इधर बंगाल की सेना जो कि 45 से 50 हजार के करीब थी, जबकि अंग्रेजों की सेना इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। फिर भी एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया और इस तरह से समृद्ध प्रांत, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और कठपुतली के तौर पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और हरजाने के तौर उसने कलाई को 2,34,000 रुपये मिले और उसकी सेना को 50 लाख रुपये दिए गए और अंग्रेजों को जो उनके पुराने अधिकार थे व्यापार करने के, वो सारे अधिकार वापस कर दिए गए और मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इस तरह से इसके परिणाम यह हुए कि भारत का एक बहुत बड़ा समृद्ध क्षेत्र और भारत वहाँ से व्यापार जो है यूरोप और एशिया को होता था। ऐसे समृद्ध स्थान पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और भारत गुलामी की तरफ अग्रसर होने लगा। प्लासी के युद्ध के विषय में सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 23 जून 1779 ईस्वी को मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्म तंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। प्रथम क्रांति कही गई। इससे न केवल कंपनी के बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ। कंपनी के 24 परगने की जमींदारी मिली और साथ ही 1758 से 1760 ईस्वी तक के लिए कंपनी को वर्धमान और नदिया का कुछ क्षेत्र मिल गए। बंगाल की विजय और यहाँ से प्राप्त धन संपदा ने दक्कन में चल रहे आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब व्यापारियों की संस्था जो कि राजा को हटाने व स्थापित करने की संस्था हो गई। इस युद्ध के विषय के परिणाम स्वरूप कलाई को बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया। वैज्ञानिक रूप से बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बन पाए। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा और इसी के संदर्भ में सर मेल्सन लिखते हैं, इतिहासकार मेल्सन इसके संदर्भ में लिखते हैं कि युद्ध के परिणाम इतना तत्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली रहा कि ऐसा युद्ध कभी जिंदगी में नहीं हुआ था।
इस युद्ध के विषय में बंगाल में अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाली। सरजना सरकार ने लिखा। आपको कैसा लगा कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं।